हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई सा भी एक दिवसीय एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। आइए दोस्तों बिना देर के हुए बात करते हैं आज अपने पहले सवाल को लेकर। हमारा पहला सवाल कहता है कि ई अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा का सवाल है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें ई अमृत पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है, तो आप इसको नोट करके रखें। ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों नीति आयोग आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल। आइए दोस्तों इसका पूरा जानकारी मैं आपको बताता हूँ। नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप नोट कीजिएगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका ही पहले कौन सा नाम था? योजना आयोग। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? उपाध्यक्ष। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे सुमन के बेरी। सुमन बेरी इनको नियुक्त किया गया है। और दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन? दोस्तों सीईओ किसको बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर। दोस्तों इनको बनाया गया है। इनको आप नोट करके रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। दोस्तों परमेश्वर अय्यर से पहले कौन थे? अमिताभ कांत। और दोस्तों उनको क्या बनाया गया है? G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। इसको आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट कर बताएं कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पुरुष बैलोन डी और अवार्ड 2022 किसने जीता है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा का सवाल। बाल कृष्ण दोषी, करीम बेंजामिन, रामदत्त मिश्र, डेनिस सुलेविन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों नाम आपकी परीक्षा को लेकर अति महत्वपूर्ण है। हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पुरुष बैलोन दी और अवार्ड 2022 ये किसने जीता है, तो इसको आप नोट करके रखें। ये करीम बेंजामिन ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। बाल कृष्ण दोषी इन्होंने क्या क्या जीता है? अगर आपसे कहा जाए कि रॉयल गोल्ड मेडल ये दोस्तों किसने जीता है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये किसने जीता है? ये बालकृष्ण दोषी ने जीता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रामदत्त मिश्र मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं। इनको क्या मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सरस्वती सम्मान कौन से क्रम का है? 31वें क्रम का है। किसको मिला है? रामदत्त मिश्र को मिला है। और किस लिए मिला है? मैं तो यहां हूं इसलिए दिया गया। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों एक सवाल आप याद में रखेंगे। ये सरस्वती सम्मान और ये व्यास सम्मान किसको दिया? ये दोस्तों कौन देता है? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों डेनिस सुलेविन इनको कौन सा मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि डेनिस सुलेविन को कौन सा अवार्ड मिला है। आपको दोस्तों बता दें इनको टोपोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है। अब दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि डेनिस सुलेविन को किस अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और ये सवाल मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, टाइगर रिजर्व आपसे परीक्षा में पूछा जाना तय है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहाँ से दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर और जीके बहुत ही लल्लन टॉप जानकारी देने वाला हूँ। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो उसको आप नोट कर लें। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम आया है तो आप 2 से 3 चीजें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर क्या है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, अभी आप बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा, कूनो, ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और यहीं पर दोस्तों नामीबिया से चीते लाए गए थे। कहां से, नामीबिया। अगर आपसे पूछा जाए कि चीते दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपको बताएं, मध्य प्रदेश, इसका जो बुरहानपुर जो शहर है उसको पहला हर घर जल वाला प्रमाणन दोस्तों दिया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर कुछ बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 52वां टाइगर रिजर्व, अगर आपसे कहा जाए कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है राजस्थान, बूंदी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, बूंदी राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसको लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 53वां कौन सा है, जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको आप नोट कर ले दोस्तों। 53वां कौन सा बन चुका है, रानीपुर टाइगर रिजर्व बन चुका है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप गुरु घासीदास, इसको 53वां आंसर मत लगाइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और गुरु घासीदास ये दोस्तों टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन दोस्तों जब सरकार ने गुरु घासीदास को नोटिफाई करने से पहले किसको मंजूरी दे दी, रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में। इसको आप ध्यान में रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों उत्तराखंड, यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उसका नया नाम क्या हो चुका, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो चुका दोस्तों, राम गंगा। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूं सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट कर बताएं कि पाक्के टाइगर रिजर्व, कई बार मैंने आपको नोट कराया है, जल्दी से बताएं दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 70वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा वाला सवाल। इंदौर, लखनऊ, सूरत, जयपुर, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अब दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि 70वां प्रवासी भारतीय दिवस, आपसे दोस्तों क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्रम भी याद रखना है। कौन से क्रम का है, 70वें क्रम का है। और दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होगा, इसको आप नोट कर लें। ये दोस्तों इंदौर में होगा, और इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। इंदौर कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों अगर इंदौर की बात आई है तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको याद में रखना है। नंबर 1 दोस्तों वाटर प्लस सिटी, पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सी है, इंदौर है। और डिजिटल एड्रेस दोस्तों, डिजिटल एड्रेस को लागू करने वाला शहर कौन सा है, इंदौर। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि 1 लाख से अधिक आबादी, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, पंचगनी, महाराष्ट्र। इसको भी आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा का सवाल बता रहा हूं आपको। इन दोनों सवालों को आप ध्यान में रखें। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, आपसे दोस्तों 1 लाख से अधिक आबादी, 1 लाख से कम आबादी, ऐसे कर सवाल आपको घुमाया जाएगा। तो आप नोट कर लें दोनों सवालों को। लखनऊ में दोस्तों क्या क्या स्थित है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्या क्या स्थित है, पैरा बैडमिंटन अकादमी
दोस्तों क्या क्या स्थित है, पैरा बैडमिंटन अकादमी, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, और दोस्तों एक चीज़ अभी और लॉन्च हुई थी, पैथोजन रिडक्शन मशीन। दोस्तों पैथोजन रिडक्शन मशीन ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुई है, ये लखनऊ में स्थापित हुई है। और दोस्तों ये इसका काम क्या है, ये 15 से 20 मिनट के अंदर 3 से 4 यूनिट ब्लड इसको प्योरीफाई कर देगी, इसको शुद्ध कर देगी। कौन सी, पैथोजन रिडक्शन मशीन। इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है लखनऊ में। और दोस्तों लखनऊ में एक चीज़ और भी याद रखेंगे आप, नाइट सफारी। दोस्तों नाइट सफारी कहाँ शुरू हुई है, लखनऊ में। और किसके दोस्तों मॉडल पर, सिंगापुर के मॉडल पर। इसको भी आप याद रखें। आपको मैंने 8 से 10 सवाल बताए हैं, सारे सवालों को आप ध्यानपूर्वक सुने और नोट करके रखें। आपकी परीक्षा के सवाल हो सकते हैं सारे के सारे। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे पहली डिजिटल पंचायत इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों नदियों से एक सवाल आपकी परीक्षा में तय है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी या ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। उकाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, तो आप नोट करके रखें, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और दोस्तों कहाँ पर यह परियोजना है, गुजरात में। ये परियोजना कहाँ पर है, गुजरात। दोस्तों आप स्थान भी याद रखेंगे क्योंकि आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात। और किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। आइए दोस्तों नर्मदा नदी को लेकर बात करते हैं। ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सबसे पहला सवाल, अगर आपसे कहा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी दोस्तों इस पर कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं, तो सरदार सरोवर बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सरदार सरोवर बांध। और दोस्तों क्या स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। और दोस्तों ओंकारेश्वर बांध। ये 3 से 4 चीजें आप नर्मदा नदी को लेकर याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, इस पर दोस्तों क्या स्थित है, माजुली द्वीप स्थित है। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहा जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों महानदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है, इसको भी आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों महानदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, इसका भी जवाब आपको कमेंट कर बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा। दोस्तों नोट कर लें, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं, इसको आप नोट करके रखें। और महानदी पर कौन सा दोस्तों बांध है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। कैसे दोस्तों आपको सवाल लग रहे हैं और जल्दी से कमेंट करके बताएं। और दोस्तों सारे सवालों को आप नोट करते चलें अपनी 1 लाइनर नोट्स के रूप में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है। बिल्कुल दोस्तों नवीन सवाल है, करंट अफेयर का, आपकी परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों जीआई टैग परीक्षा वाला सवाल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों मिथिला मखाना इसका जीआई टैग किसको दिया गया है, तो आप नोट कर लें, ये बिहार को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्या होगा दोस्तों, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। और दोस्तों इसका अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपसे कहा जाए कि जीआई टैग का अधिनियम कब का है, तो आप कहेंगे 1999 का अधिनियम है। और दोस्तों पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि दोस्तों वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग कब दिया गया था, यानी कि किस वर्ष दिया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और ये दोस्तों कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसको भी आप नोट कर लें, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों मिथिला मखाने का जीआई टैग किसको मिला है, बिहार को मिला है। और दोस्तों उड़ीसा को किसका मिला है, रसगुल्ला। दोस्तों रसगुल्ला का जीआई टैग किसके पास है, उड़ीसा के पास है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप एक याद रखेंगे, गोरखपुर का है टेराकोटा।
टेराकोटा, इसका जीआई टैग किसको मिला है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश को मिला है। इसको भी आप नोट कर लें, यह भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप कमेंट करके बताएं कि दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग कब मिला था, यानी कि दोस्तों पहली बार इसका जीआई टैग कब दिया गया था, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, सर सैयद अहमद, मैटकॉफ, लॉर्ड रिपन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हिस्ट्री का और आपकी परीक्षा का दोस्तों संभावित प्रश्न हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो आप नोट करके रखें, सर सैयद अहमद। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर करते हैं पोस्टमार्टम। जोनाथन डंकन, इन्होंने क्या किया था? संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी दोस्तों स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों मैटकॉफ, इनको क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। इसको भी आप नोट करके रखें। लॉर्ड रिपन, दोस्तों जल्दी से बताएं कमेंट कर कर कि इनके किस जो इनके समय में जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, इसका जवाब भी आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रिलायंस के द्वारा 5G सेवा कहां से लॉन्च हुई है? नाथ द्वारा, बीकानेर, पोखरण या जैसलमेर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल शायद मैं दोस्तों कल भी ले चुका हूं, लेकिन दोस्तों इसका दूसरा पक्ष मैंने आपको बताया था। दोस्तों रिलायंस के द्वारा 5G सेवा कहां से लॉन्च हुई है, तो आपको नोट करके रखना है। ये नाथ द्वारा राजसमंद से लॉन्च हुई है, इसको आप नोट करके रखें। और ये दोस्तों स्थान कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थान है इसका, राजस्थान। और दोस्तों ये नाथ द्वारा आपको कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? विश्वास स्वरूपम, शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? नाथ द्वारा राजसमंद यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था रिलायंस ने, भारत में रिलायंस कब से शुरू हुआ है? 5G सेवा कब से शुरू हुई? 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें गुजरात के सभी स्थानों पे, यानी गुजरात के सभी जिलों में 5G सेवा का शुभारंभ हो चुका है और गुजरात ऐसा पहला राज्य बन चुका है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आपके अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन यहाँ से जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो बहुत ही यूनिक होने वाली है। दोस्तों ऋषि सुनक है, नैन्सी पेलोसी हैं, कमला हैरिस हैं या एंथनी अल्बनीज हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आप सब इसका उत्तर जानते ही होंगे। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों ऋषि सुनक बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर। दोस्तों ब्रिटेन ये किस पार्टी के हैं? इसको पार्टी आप याद रखेंगे दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। कौन? ऋषि सुनक। इनकी पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों नैन्सी पेलोसी, आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये दोस्तों यूएसए की कौन है? यूएसए की दोस्तों कौन है? ये स्पीकर हैं ये, इसको भी आपको नोट करके रखना है। और इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? इन्होंने दोस्तों ताइवान की यात्रा की थी, जिस वजह से चीन ने ताइवान के 6 पक्षों की तरफ से दोस्तों उसका एक अभ्यास किया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों कमला हैरिस ये कौन है? ये यूएसए यहाँ की दोस्तों कौन है? ये उपराष्ट्रपति हैं, इसको भी आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एंथनी अल्बनीज दोस्तों कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के, अगर आपसे कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज बने हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि इजराइल के वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, 24 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1969। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों तिथियां आपकी परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको नोट कर लेना है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको कहना है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है, इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। और दोस्तों इसमें कितने देश शामिल हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हेड कौन है? एंटोनी गुटारेक्स, ये दोस्तों वर्तमान में इसके हेड है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये सवाल भी दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं 16 अक्टूबर 1945, इसको क्या हुआ था? FAO यानी फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945। इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खाद्य दिवस कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट किया था? 16 अक्टूबर को किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखें, माइनर सा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पर। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक सवाल यहाँ पर याद रखेंगे कि दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? डॉक्टर सिंथिया जविक, इस नाम को आप याद में रखें, डॉक्टर सिंथिया जविक, इनको मिला है राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 15 अगस्त 1969, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसरो, अगर आपसे कहा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969। वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 3 से 4 सवाल आपकी परीक्षा वाले देने वाला हूँ। APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पर स्थित है, तो आप इसको नोट करके रखेंगे, ये गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप दोस्तों कमेंट में छाप दीजिएगा दोस्तों इसका पहले क्या नाम था, जल्दी से दोस्तों इसका पहले वाला नाम बताएंगे आप कमेंट कर कर। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अंडमान निकोबार की बात आई है, तो दोस्तों अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। पहला सवाल, यहां पर दोस्तों क्या क्या स्थित है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, इसको आप नोट करके रखेंगे। और माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार। इन सारे सवालों को आप नोट कर लें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है और आपको नंबर दिला सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 प्राप्त हुआ? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है दोस्तों। किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्राप्त हुआ? IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर दोस्तों। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो आपको नोट करके रखना है IIT मद्रास। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर जरा बात कर लेते हैं। IIT रुड़की, कुछ आपको याद में आ रहा होगा, परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? IIT रुड़की। खड़गपुर परम शक्ति किसने विकसित किया है, तो आपको कहना है। और परम कामरूप, ये सब सुपर कंप्यूटर परम कामरूप किसने किया है? IIT गुवाहाटी। दोस्तों असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। इसको आप ऐसे याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे कि विश्व का सबसे तेज वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है दोस्तों। फुगाकू है या फ्रंटियर है, इन दोनों में से कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? और दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है, यानी कि किस देश से संबंधित है, ये भी आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों पॉलिटी अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा को देखते हुए, और ये सवाल मैं दोस्तों 3 से 4 बार आपको कवर करा चुका हूँ अभी तक। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को कब जोड़ा गया? तो आप नोट कर लें, ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 को हुआ था। और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन दोस्तों इसी संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। आपको दोस्तों बता दें, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों आपको बता दें, इसी को लघु संविधान की दोस्तों संज्ञा दी गई है। और एक चीज़ नोट करके रखें, शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापदौल, जनसंख्या, इनको दोस्तों समवर्ती सूची में दोस्तों कब डाला गया? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही डाला गया। अब दोस्तों बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, यह कब का है? 1992 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ। इसीलिए दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद के आकार से। दोस्तों मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये 91वां संविधान संशोधन करता है। 97वां संविधान संशोधन दोस्तों सहकारी समिति। अगर आपसे कहा जाए कि सहकारी समिति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ये 97वां संविधान संशोधन। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, एंडीज या नीलगिरी? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप उसको नोट करके रखें, ये दोस्तों अरावली है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल कर रखें, आपकी परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विश्व की सबसे नवीनतम, दोस्तों सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये दोस्तों हिमालय और एंडीज। इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो लोग एसएससी जीडी के साथ कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास है। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और लल्लन टॉप सवाल की ओर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, नील नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। हुंड्रू जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो इसको आप नोट करके रखें, ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों नील नदी पर क्या स्थित है? आसवान बांध। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न किया जाए कि आसवान बांध ये किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे नील नदी पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती? कोडागू जिले से निकलती है। कोडागू जिले से निकलती है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को अच्छे से समझा होगा। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि गोदावरी नदी इसका दोस्तों उद्गम स्थान कहाँ से है? जल्दी से इसका जवाब कमेंट में छाप दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पिंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पिंडवानी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों कुछ ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। दोस्तों मलयालम भाषा कहाँ की है? मलयालम, अगर आपसे कहा जाए कि मलयालम भाषा कहाँ की, केरल की है। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भरतनाट्यम और दोस्तों कथकली, ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों तमिलनाडु मोहिनी अट्टम ये किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ पर नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, ये सब दोस्तों कहाँ से संबंधित है? ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? कुल 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और भाषाएं कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषाओं में सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है? उड़िया। कब की है? 2014 की। और सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल। कब की है? 2004 की। इसको भी आप ध्यान में रखें। यह भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं। आइए दोस्तों एक बार फिर से चर्चा करते हैं। 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 12 जुलाई 1982, 10 जनवरी 1975। चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण हैं। हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। और दोस्तों अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए, अगर भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1 अप्रैल 1935 है। और उसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न याद आशा है स्मिथ। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों 12 जुलाई 1982, इसको क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगर आपसे कहा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982। और किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति। कौन सी दोस्तों? शिवरमन समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना हुई है। और वर्तमान में हेड कौन है? गोविंद चिंतालू जी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 10 जनवरी 1975 फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कब हुआ है? ये दोस्तों 10 जनवरी 1975 को हुआ है। इसीलिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 2023 में हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर होने वाला है? तो आपका जवाब होगा फिजी में। कहाँ पर? फिजी। इस शहर को नाम, इस दोस्तों देश का नाम याद रखें। करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक हैं, सितार वादक हैं, तबला वादक हैं या सरोद वादक हैं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अली अकबर खान, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका जवाब होगा सरोद वादक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखें। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और एसएससी में ऐसे ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं। पोस्टमार्टम तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। और दोस्तों ये संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी। ये दोस्तों कौन ही संतूर वादक हैं। और दोस्तों एक नाम आप याद रखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये कौन है? ये भी दोस्तों संतूर वादक हैं। और सितार वादक दोस्तों कौन है?
जल्दी से आप कमेंट करके बताएं सितार वादक का दोस्तों क्या नाम है। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता नाम है, अभी मुझको याद नहीं आ रहा है। पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों ये संतूर वादक है, और भजन सोपारी का भी संबंध संतूर वादक हैं। और दोस्तों सितार वादक कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों खेल विशेषांक का ऐसा सवाल जो आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चारों ग्रैंड स्लैम बताने वाला हूँ, चारों टेनिस टूर्नामेंट बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला वर्ग का विजेता कौन है? एशले बार्टी है, एलिना रिवाकीना है, ईगा स्विएटेक है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोस्तों किसका टूर्नामेंट है? ये टेनिस का टूर्नामेंट है दोस्तों। 4 साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। और दोस्तों कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, और इन्होंने अपने खेल से अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, इसीलिए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विंबलडन ओपन कौन सा दोस्तों? विंबलडन ओपन, सॉरी दोस्तों फ्रेंच ओपन, फ्रेंच और यूएस और विंबलडन, ये लीजिए दोस्तों मैंने सबके सब नोट कर दिए, आप नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब महिला में किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। फ्रेंच ओपन का दोस्तों यानी कि दूसरे टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन का। इसके बाद तीसरा और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन ओपन, इसका किसने जीता है? एलिना रिवाकीना ने जीता है। और चौथा आखिरी टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? यूएस ओपन, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब भी ईगा स्विएटेक ने जीता है, और ये पोलैंड की रहने वाली हैं, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। लेकिन अब बात करते हैं मेल खिलाड़ियों की। दोस्तों मेल खिलाड़ी में कौन कौन से किसने किसने जीते वो भी आपको पता होने चाहिए। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों किसने जीता है? राफेल नडाल, इन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, यानी कि 22 या 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। दूसरा किसने जीता है दोस्तों? फ्रेंच ओपन वाला, दूसरा भी दोस्तों राफेल नडाल ने भी जीता है। कौन सा? फ्रेंच ओपन। और तीसरे क्रम का दोस्तों किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना है, नोवाक जोकोविक। दोस्तों तीसरे क्रम का किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक, यानी कि विंबलडन ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। और यूएस ओपन किसने जीता है? तो आप नोट कर लें, यूएस ओपन जीता है अलकराज, कार्लोस अलकराज। इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को यहां से नोट किया होगा। यहां पर दोस्तों मैंने आपको 8 सवाल बताए हैं, फिर से एक बार सुनिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब महिला में किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और पुरुष में किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और दोस्तों फ्रेंच ओपन में दोस्तों किसने जीता है? महिला में जीता है ईगा स्विएटेक ने, और पुरुष में किसने जीता है? वो राफेल नडाल ने ही जीता है। तीसरे नंबर का कौन सा? विंबलडन ओपन, इसमें महिला में किसने जीता है? एलिना रिवाकीना ने जीता है, और पुरुष में नोवाक जोकोविक ने जीता है। और दोस्तों चौथे क्रम का है यूएस ओपन, इसमें पुरुष वाला किसने जीता है? इसमें जीता है कार्लोस अलकराज ने जीता है, और महिला वाला वही ईगा स्विएटेक ने जीता है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें, एक लिस्ट बना लें। 100% दोस्तों आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाना तय है। 1 नंबर दोस्तों आपको इस स्लाइड से मिलना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज से अगले और आखिरी सवाल को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? नीलमणि फूफड़, दामोदर मौजा, आशा पूर्णा देवी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भाइयों बहनों आपको बता दें, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो आपको नोट करके रखना है, ये आशा पूर्णा देवी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखें। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दोस्तों इसका शुभारंभ कब हुआ था? पहली बार दोस्तों ये कब दिया गया था? पहला किसको मिला? आशा पूर्णा देवी को मिला है। लेकिन ये दोस्तों इसकी प्रारंभ कब हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों यहाँ पर नाम आया है नीलमणि फूफड़, इनको दोस्तों कौन सा मिला है? 56वां
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है? ये नीलमणि फूफन को मिला है। और दामोदर मौजा को दोस्तों ये 57वां मिला है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने आज की क्लास से कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।